हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 15 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, पहला 14 नवंबर को, दूसरा 31 अक्टूबर को, तीसरा है 2 फरवरी को और चौथा है 22 मार्च को। बेसिकली दोस्तों जो डायबिटीज है, ये जो डायबिटीज दिवस है वो बेसिकली 14 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो 1991 से हुई थी। याद रखना है आपको, जो डायबिटीज है इसकी जो शुरुआत है वो 1991 से हुई थी। और बेसिकली दोस्तों जो डायबिटीज है उसके दो प्रकार हैं, एक तो है टाइप 1 और एक है टाइप 2। याद रखना है आपको, टाइप 1 और टाइप 2। जिसमें जो टाइप 2 है दोस्तों, इसमें जो टाइप 2 है उसमें जो असंतुलित जीवन, मतलब आपकी असंतुलित जीवन शैली जैसे कि जंक फूड खाना, व्यायाम ना करना, इन सारी चीज़ों से भी डायबिटीज़ होती है। और जो डायबिटीज़ है उसमें जो इंसुलिन हार्मोन की जो कमी होती है, इंसुलिन हार्मोन की जो कमी है उससे जो ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और इस ग्लूकोज के स्तर को, बढ़े हुए स्तर को ही डायबिटीज़ कहते हैं। याद रखना है आपको। और उसी के साथ 31 अक्टूबर, दोस्तों जो 31 अक्टूबर है उस दिन एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिन। और जो 2 फरवरी है उस दिन आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस। याद रखना है आपको। और जो 22 मार्च है उसको वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। याद रखना है आपको। और जो डायबिटीज दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 14 नवंबर 2022 को किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला मल्लिका खड़गे और दूसरा है R वेंकट रमणी, तीसरा है गौरव द्विवेदी और चौथा है कल्याण चौबे। तो बेसिकली दोस्तों जो प्रसार भारती है, जो प्रसार भारती है इसकी जो स्थापना है वो 1997 के एक्ट से होती है। प्रसार भारती की जो स्थापना है वो 1997 के अधिनियम से होती है। और इसका जो बेसिकली काम है वो होता है सार्वजनिक प्रसारण, सार्वजनिक प्रकाशन इसका काम होता है। याद रखना है आपको, जो प्रसार भारती है उसका जो सार्वजनिक प्रकाशन है वो महत्वपूर्ण काम होता है। और इसी के साथ इसके जो नए CEO बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं गौरव द्विवेदी। याद रखना है आपको। और उसी से यहाँ पर कुछ और ऑप्शन में, पहला है मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो कांग्रेस के हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। R वेंकट रमणी जो हैं वो महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं, महान्यायवादी। और उसी के साथ जो कल्याण चौबे हैं वो हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। याद रखना है आपको, हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप तिर्की। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हॉकी महासंघ है उसके हैं कल्याण चौबे और जो हॉकी इंडिया है उसके हैं दिलीप तिर्की। याद रखना है। और उसके साथ जो प्रसार भारती के जो मुख्य CEO हैं वो हैं गौरव द्विवेदी। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला पटना, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है राजस्थान और चौथा है लखनऊ। तो बेसिकली दोस्तों जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो संरक्षण अधिनियम है, ये जो संरक्षण अधिनियम है वो अधिनियम आया था 1972 के एक्ट से। याद रखना है आपको, ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 के अधिनियम से आया था। और बेसिकली जो ये दक्षिण कावेरी, यानी कि जो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कावेरी नदी के विस्तार क्षेत्र में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो तमिलनाडु में की गई है, तमिलनाडु में की गई है, आपको याद रखना है। और ये 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य है, तमिलनाडु का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपको याद रखना है। और उसी से यहाँ पर कुछ और ऑप्शन, इसमें से पहला है पटना। दोस्तों पटना में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है, पटना में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ राजस्थान में, राजस्थान के रणथंभौर में एक बाघ रिजर्व है, यानी कि टाइगर रिजर्व, आपको ये भी याद रखना है। और जो लखनऊ है उसमें नाइट सफारी स्थित है, नाइट सफारी अभ्यारण्य स्थित है, याद रखना है आपको। और जो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको जो अधिसूचित किया गया है वो किया गया है तमिलनाडु में, याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कहता है कि जनवरी 2023 में कहां से कहां तक
दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन आपके सामने, पहला मुंबई से थाने, दूसरा है बंगलुरु से मैसूर, तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा है वाराणसी। तो दोस्तों बेसिकली जो दुनिया की सबसे लंबी जो नदी जो क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है वो स्टार्ट की गई है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। याद रखना है आपको, जो दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है वो की गई है वाराणसी से डिब्रूगढ़, और इसकी जो लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर। याद रखना है आपको, इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है, और इसकी जो शुरुआत है वो 10 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी। ये याद रखना है आपको, 10 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत होगी। और इसका जो नाम है, इस नदी क्रूज सेवा का जो नाम है वो है MV गंगा विलास। याद रखना है आपको, MV गंगा और विलास। याद रखना है आपको, इसका जो नाम है वो MV गंगा विलास है, और इसकी जो शुरुआत है वो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक होगी। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, जिसमें पहला है मुंबई से थाने। दोस्तों मुंबई से थाने भारत की पहली ट्रेन चली थी, जो कि 1853 में चली थी डलहौजी के समय पर, और भारतीय रेलवे के जो जनक हैं वो डलहौजी को ही कहा जाता है। और बंगलुरु से जो मैसूर है वो हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो बंगलुरु से मैसूर तक चली है। और जो स्विट्जरलैंड में हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, याद रखना है आपको, दुनिया की सबसे लंबी यात्री जो ट्रेन है वो स्विट्जरलैंड में शुरू की गई है, जिसकी लंबाई है 2 किलोमीटर, और इसमें जिसमें समथिंग 100 डिब्बे लगाए गए हैं। याद रखना है आपको। और इसकी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई वो की गई वाराणसी से डिब्रूगढ़। याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 14 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 की किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आपके सामने, पहला रवि दहिया, दूसरा है बजरंग पूनिया, तीसरा है शरद कमल और चौथा है जेरेमी लाल निरुंगा। तो बेसिकली दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल अवार्ड है इसकी जो घोषणा है वो तो 14 नवंबर को की गई है, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन इसका जो वितरण का कार्यक्रम है वो 30 नवंबर से स्टार्ट होगा। याद रखना है आपको। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनकी जो घोषणा है वो 14 नवंबर को होती है, और इनकी जो वितरण का कार्यक्रम है वो 30 नवंबर को शुरुआत हो जाएगा। और जो वितरण का कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा होगा। याद रखना है आपको, जो वितरण का कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा होगा। और उसी के साथ दोस्तों जो सर्वोच्च अवार्ड है, इन सब में जो सर्वोच्च अवार्ड है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसकी इनामी राशि है 25 लाख रुपए। है। और जो 2022 का अवार्ड जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है शरद कमल को। याद रखना है आपको, जो कि टेबल टेनिस से रिलेट करते हैं। शरद कमल जी टेबल टेनिस से रिलेट करते हैं, और जो रवि दहिया हैं और जो बजरंग पूनिया हैं वो कुश्ती से रिलेट करते हैं। याद रखना है। और जो जेरेमी लाल निरुंगा हैं वो वेट लिफ्टर हैं। याद रखना है आपको, जो जेरेमी लाल निरुंगा वो वेट लिफ्टर है। आंसर हो गया इसका शरद कमल। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 15 से 16 नवंबर 2022 को पैन इंडिया ने किसका तीसरा तटीय रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला सी विजिल, दूसरा है बोंगो सागर, तीसरा है सिलिनेक्स और चौथा है सिम्बेक। तो दोस्तों बेसिकली जो सी विजिल है इसका जो मतलब है वो है समुद्र पर नजर रखना। याद रखना है आपको, जो सी विजिल है इसका मतलब है समुद्र पर नजर रखना, और यह संपूर्ण भारत की तटीय सीमा पर होने वाला है। याद रखना है आपको, संपूर्ण भारत की तटीय सीमा पर होने वाला है। और इसका जो नाम है, इस अभ्यास का जो नाम है वो है सी विजिल। याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें पहला है बोंगो सागर। दोस्तों जो बोंगो सागर है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। जो सिलिनेक्स है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, और जो सिम्बेक्स है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। याद रखना है आपको। और जो तटीय रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है वो है सी विजिल। याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर IBSA नेत्रहीन महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला उड़ीसा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है कोच्चि। दोस्तों जो IBSA इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। याद रखना है आपको, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन।
और इसकी जो स्थापना है वो 1981 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है 1981 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बॉन जर्मनी में स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बॉन जर्मनी में स्थित है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ ये जो नेत्रहीन महिला एशियाई चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है वो कोच्चि केरल में हो रहा है। कोच्चि केरल में हो रहा है, आपको याद रखना है। और इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। नंबर कहता है कि हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑप्शन आपके सामने, पहला थाईलैंड, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है तिमोर लस्ते और चौथा है चीन। बेसिकली दोस्तों जो आसियान है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद रखना है आपको। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसकी जो स्थापना है, आसियान की जो स्थापना है वो 1967 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और इसमें जो प्रेजेंट मेंबर हैं, यानी कि इसमें जो वर्तमान में जो मेंबर हैं वो इसमें 10 मेंबर हैं, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ जो 11वां सदस्य है उसको जोड़ने की जो स्वीकार सहमति की गई है वो है तिमोर लस्ते, जो कि 11वां सदस्य इसका होने वाला है। और उसी के साथ भारत और आसियान के बीच जो शिखर सम्मेलन अभी होने वाला है वो कंबोडिया में होगा, याद रखना है आपको। और भारत की तरफ से जो मेजबानी करने वाले हैं वो करने वाले हैं जगदीप धनखड़ जी मेजबानी करने वाले हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है तिमोर लस्ते। उसके साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर कहता है कि हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला आशा पारेख, दूसरा है श्लोक मुखर्जी, तीसरा है डेजी रॉकवेल और चौथा है गीतांजलि श्री। तो बेसिकली दोस्तों जो 2022 की जो प्रतियोगिता हुई थी जो कि गूगल फॉर डूडल है उसके जो विजेता हैं वो हैं श्लोक मुखर्जी, याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर आशा पारेख, दोस्तों जो आशा पारेख हैं उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में। और जो गीतांजलि श्री हैं उनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी एक पुस्तक थी रेत की समाधि, इनके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो डेजी रॉकवेल हैं उन्होंने इस रेत की समाधि जो पुस्तक है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में प्रख्यात विद्वान गणितज्ञ का निधन हो गया, उनका क्या नाम था। ऑप्शन आपके सामने, पहला नीना गुप्ता, दूसरा है श्याम शरण नेगी, तीसरा है डेनिस सुलेवन और चौथा है RL कश्यप। तो बेसिकली दोस्तों जो प्रख्यात विद्वान जो गणितज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम है RL कश्यप इनका नाम है। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चारों वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, याद रखना है आपको। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चारों वेदों का, जो हमारे चारों वेदों हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिनमें से पहला है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये 4 जो वेद हैं उनका पहली बार इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। और जो RL कश्यप हैं इनको 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, याद रखना है आपको। ये भी जो RL कश्यप है इनको 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, इसमें से पहला है नीना गुप्ता। दोस्तों जो नीना गुप्ता हैं उनको हाल ही में रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रामानुजम पुरस्कार से, जो कि गणित से संबंध रखता है, याद रखना आपको। और जो श्याम शरण नेगी हैं ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया था, याद रखना है आपको, जिनका हाल ही में निधन हो गया, याद रखना है। और जो डेनिस सुलेवन हैं उनको मैथ के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना है आपको। जो डेनिस सुलेवन है उनको मैथ के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो RL कश्यप हैं वो विद्वान गणितज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने पहली बार चारों वेदों को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और 2021 में इनको पद्म श्री से नवाजा गया था, याद रखना है। और उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से पहला है आसियान के साथ भारत के संबंध किस वर्ष से शुरू हुए। दूसरा है आपके सामने रामानुजम जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। और तीसरा जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है मेजर ध्यानचंद में कितनी इनामी राशि दी जाती है। ये जो तीनों क्वेश्चन है उन तीनों क्वेश्चनों की चर्चा हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपके आंसर की आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।